हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी। आज के इस सेशन में हम लोग दोबारा कवर कर रहे हैं दोस्तों घटनासार की करंट हाफ ईयरली। और इस हाफ ईयरली करंट में कितना आया हुआ है फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है, जिसकी 2 क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर ली है। पहली क्लास में हम लोगों ने नेशनल इवेंट्स को कवर किया है और दूसरी क्लास में इंटरनेशनल रिलेशन को भी कवर किया गया है। और आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के सेक्शन को, जो कि तीसरा सेक्शन होगा, हमारी ये तीसरी क्लास होगी। और ये स्पेशली फोकस की गई है 69वीं बीपीएससी, साथ ही साथ आरओ इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक की क्लास इसमें शामिल की गई है। करंट अफेयर्स से इसमें नेशनल इवेंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए, इंटरनेशनल कवर कर लिए, और आज की क्लास में पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे आर्थिक घटनाओं का क्रम। तो ये पूरी चीज़ें रहेंगी। और अगर इससे पहले पहला और दूसरा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिएगा करंट अफेयर्स की, या साथ में मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप जो है कि इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी, तो इकोनॉमिक के टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक। और चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले अपने टॉपिक से। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ ऑलरेडी पोस्ट कर दी गई है, जहाँ से लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहला टॉपिक है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी 13वीं महारत्न कंपनियां। अभी तक आपने जो महारत्न कंपनी देखी होंगी वो टोटल 12 थी। कितनी थी दोस्तों? 12 थी। लेकिन अब टोटल कितनी हो गई? एक और मिलाकर 13 हो गई। तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न के दर्जे में नहीं है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की 2 कंपनियां, एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, वहीं ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अगर ओएनजीसी केवल लिखता है तो ये महारत्न कंपनी में ऑलरेडी शामिल है, लेकिन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अगर लिखता है तो ये 14वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है। और इन दोनों ही कंपनियों को अगस्त 2023 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दर्जा दे दिया गया, फाइनल इस पर अथॉरिटी लगा दी गई है। तो फाइनल मोहर के साथ हम देखेंगे कि महारत्न कंपनी 13 हो चुकी हैं और नवरत्न कंपनी टोटल 14 हो चुकी हैं। और आगे समझते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो वित्त मंत्रालय किसके अधीन चल रहा है? तो ये निर्मला सीतारमण जी के अधीन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, इसको 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। तो अब आपको क्या पढ़ना है? 13 महारत्न कंपनियों के नाम एक बार देख लीजिए। जैसे सबसे पहली महारत्न कंपनी जो बनी थी वो बनी थी सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, दूसरी है IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तीसरा है CIL कोल इंडिया लिमिटेड, चौथी है गेल, और पांचवी आपकी है PGCIL। फिर उसके बाद आपकी आती है PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये देखिए ONGC है ना, लेकिन अभी हमने जो 14वीं महारत्न कंपनी पढ़ी थी वो ONGC विदेश लिमिटेड है, लेकिन ये ओनली ONGC है। और नेक्स्ट है NTPC, भेल, BPCL, HPCL, REC और OIL। तो अभी हाल ही में जो 12वीं कंपनी का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था REC को, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, और अब जो 13वीं कंपनी का दर्जा दिया गया है महारत्न के स्तर पे ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया जा चुका है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस रहेंगे आपके BPSC में या RORO में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, या टॉपिक है अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यानी दुनिया में किस देश में कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कितनी FDI आ रही है, इन सभी की रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा प्रेषित की जाती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की 5 जुलाई 2023 होगा यहाँ पे, 2023 को जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ठीक है। तो ये अब हम आंकड़े जो आगे पढ़ने चल रहे हैं वो हमें क्या देखना है कि अंकटाड के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। आपसे यह भी पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी संस्था के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, जैसे IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और WTO के द्वारा। इसी तरीके से अंकटाड की रिपोर्ट भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे भारत में इस अवधि में, यानी एक साल में, पिछले एक साल में 2022 में 49 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है, जो कि 2021 के 55 अरब डॉलर की अपेक्षा 11% कम है। यानी 2021 में जो हमें इन्वेस्टमेंट मिला था वो 55 अरब डॉलर का था, जबकि इस बार 2022 में 49 अरब डॉलर है, जो टोटल कितना प्रतिशत कम है? 11% कम है। लेकिन एक बात अच्छी यहाँ पे कही गई है कि रिपोर्ट में भारत ग्रीनफील्ड
परियोजना घोषणाओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश है और दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट दोस्तों ग्रीन फील्ड में आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपके ब्राउन फील्ड में आते हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट आना, ऐसी कंपनी में जहाँ पे पूरी कंपनी नए सिरे से तैयार की जाएगी, नए तरीके से या नए सिरे से ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा, उसमें नया एम्प्लॉयमेंट होगा, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगेंगी, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मशीन, इन सभी का इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे रोजगार और साथ ही साथ जो वस्तुओं के खरीदने की क्षमता होती है वो सभी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक ब्राउन फील्ड होता है जो पहले से कंपनी बनी बनाई है, जिसको ऑलरेडी किसी मालिक के द्वारा चलाई जा रही है, बस इसमें कोई विदेशी कंपनी या किसी बाहरी कंपनी के द्वारा अपना शेयर डाल दिया जाता है, अपना इन्वेस्टमेंट डाल दिया जाता है कि प्रॉफिट में मेरा हिस्सा दे देना। तो इससे क्या होता है, रोजगार जो है कि उत्पन्न नहीं होते ज़्यादा, बहुत सारी नई वस्तुओं को खरीदा नहीं जाता, तो ये थोड़ा सा बेकार माना जाता है। लेकिन ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत बेहतर माना जाता है और इस मामले में पूरी दुनिया में तीसरा हमारा देश कहलाता है कि तीसरे स्तर पर सारी कंपनियों के लिए हमारा देश तीसरे नंबर पे आता है कि भाई भारत में भी आप नए सिरे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और एशिया में ये दूसरे नंबर पर है। तो एक अच्छी बात कही गई हमारे रिपोर्ट में, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है। विगत वर्ष जिन 5 देशों में सबसे ज़्यादा करीब 80% तक एफडीआई आई है उसमें हमारा भारत शामिल है, चीन है, सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। पूरी दुनिया में जो भी 100% अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसमें से 80% केवल इन्हीं 5 से 6 देशों में शामिल है। इन्हीं 5 से 6 देशों में 80% इन्वेस्टमेंट हुआ है। और वहीं अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसलिए निवेश बढ़ रहा है क्योंकि वह तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। भारत सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कई क्षेत्रों में सुधार भी तेजी से हो रहा है। और कई सारी इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, खुद आरबीआई ने भी लगभग भारत की ग्रोथ रेट लगभग अप्रॉक्स 7% के आसपास बताई है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत सारी विदेशी कंपनियां यहाँ पर निवेश कर रही हैं। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई और फैक्ट होगा तो बिल्कुल फैक्ट है कि ये जो 33वीं संस्करण की रिपोर्ट आई है इसकी जो थीम थी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, यानी इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो ऐसी धारणीय ऊर्जा में करो जो सभी के लिए अफोर्डेबल हो। तो इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ये इस बार की रिपोर्ट की थीम है। और सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले जो देश हैं उसमें नंबर 1 पे आता है आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुई है। और हमारे भारत की जो रैंकिंग आती है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में ये 8वें नंबर पे आती है, जिसको 49 अरब डॉलर ही केवल इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ। तो पूरी दुनिया में भारत हमारा 8वें नंबर पे आता है। अब आगे हम देखेंगे कि अगला टॉपिक है नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टीपर्पज या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। नीति आयोग ने 15 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई को जारी किया है। हालांकि एमपीआई जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है उसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जो एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। उसी तरीके से एमपीआई की रिपोर्ट भी यूएनडीपी ही जारी करती है। लेकिन अगर हम भारत के स्तर पर बात करेंगे तो इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट को कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य मंत्रालय, नीति आयोग। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये भी पता रहना चाहिए कि नीति आयोग किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है। और यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के बीच में जो गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 2015-16 और जो 19-21 में हुआ है, इस दौरान जो भी कमी देखने को मिलती है गरीबी में, इसके बारे में ये चर्चा करता है। अच्छा, कितनी गरीबी कम देखने को मिली है इसको समझ लेते हैं। तो नीति आयोग ने कहा है कि 2015-16 से लेकर 2019-21 के दौरान अगर हम 5 वर्षों के आंकड़े की बात करें तो लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो गए, अर्थात कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। और जिसमें कि ये जो गरीबी कम हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से घटी है, लगभग 32.59 यानी 32.59 से घट के 19.88 हो गई है। जबकि वहीं शहरी गरीबी 8.65 से घटकर 5.27 तक हुई है। तो आप देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नए जो है कि योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है ग्रामीण इनोवेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिजिटल ग्रामीण विकास के लिए, इन सभी का ये परिणाम है
कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए नए रोजगार का सृजन हो रहा है, जिससे ग्रामीण गरीबी 32.59 से घट के 19.88 हो गई। लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 12% का घटाव देखने को मिलता है, 12% इसमें गरीबी कम हुई है। और साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्रों में 8.65 से 5.27 तक है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत 707 प्रशासनिक जिलों में बहुआयामी गरीबी का आकलन किया गया है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि कितने जिलों को शामिल किया गया। और अगर हम इसमें बात करें कि भारतीय आबादी में बहुआयामी गरीबी की हिस्सेदारी 2015-16 से में जो 24.85% थी, वो 19-21 में घटकर 14.96% हो गई है, जो कि 9.89% की गिरावट को दर्शाती है। और ये जो गरीबी घटी है 24 से लेकर 14 तक आ गए हैं, तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों को इंक्लूड करते हुए। तो आप देख सकते हो कि भारत में अब कितनी गरीबी रह गई है, ये आप बता सकते हो। तो अब आप कहोगे कि जो मल्टीपर्पज़ जो मतलब मल्टी डायमेंशन जो गरीबी है, बहुआयामी गरीबी, अब वो केवल 14.96, अर्थात 100 में से 15 लोग करीब गरीब है, बाकी 85 लोग अब गरीब की श्रेणी से ऊपर उठ चुके हैं। जबकि पहले कितने थे? 24.85, अर्थात 25 लोग गरीब हुआ करते थे। और अब कितने हो गए? 15 लोग रह गए, बाकी हमने 85 लोगों को गरीबी मुक्त कर दिया। तो ये रिपोर्ट आपकी कहती है। और उसमें भी रिपोर्ट कहती है कि जो सबसे तेजी से कमी देखने को मिली है वो हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, जहां 34.3 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, अर्थात 3.43, लगभग 3.5 करोड़ लोग इस पिछले वर्ष के दौरान बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। सबसे अधिक तेजी से वृद्धि यहीं पे देखने को मिली कि यहाँ पे योगी सरकार के द्वारा बहुत सारी जो योजनाएं चलाई जा रही थी रोजगार से संबंधित, जिसकी वजह से लोग गरीबी से बाहर हुए। दूसरा, बिहार सरकार के द्वारा भी इस आंकड़े को बताया गया कि 22.5 मिलियन, लगभग 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं इस बार। तो पहले नंबर पे कमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, दूसरे पे बिहार। तो ये दोनों ही प्रदर्शन अच्छे किए राज्य ने। अगर हम बात करें बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य अभी भी कौन है, तो पूरे भारत में अभी भी बिहार सबसे अधिक गरीब है और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है गरीबी की रेखा में। बात करते हैं ग्लोबल एमपीआई, तो ग्लोबल स्तर पे जो एमपीआई जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा 2021 में जब जारी की गई थी, तो 109 देशों के अंतर्गत भारत को 66 यानी 66वां स्थान प्रदान किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण में सुधार हुआ है, बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, स्वच्छता और रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था ने गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अब जैसे पोषण में सुधार हुआ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पे एमडीएम के माध्यम से उनको मुफ्त में भोजन जो मिलता है वो पोषण युक्त भोजन है, तो मिड डे मील योजना जिसे हम कहते हैं। वहीं स्वच्छता और रसोई के मामले में उज्ज्वला योजना ने बहुत ही मील का पत्थर साबित किया, जिसमें 10 करोड़ महिलाओं को क्या किया, धुआं मुक्त रसोई, अर्थात कि धुएं में अब उन्हें चूल्हे पे बैठ के खाना नहीं बनाना होगा, उनके स्वास्थ्य में भी सुरक्षा बेहतर रिकवरी हुई। साथ ही साथ रसोई के लिए भी जो है कि उनको ईंधन की समस्या से निपटना नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों की वजह से भी गरीबी में कमी देखने को मिलती है। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने का समग्र एक तरीका भी है। अब अगले पॉइंट पे देखते हैं, मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना था। यानी ये हर 6 महीने पे या 3 महीने पे रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि जून 2023 तक के लास्ट में आपके एग्ज़ाम से पहले अगर कोई भी हाफ ईयरली या ईयरली कोई और मैगजीन आएगी तो मैं ज़रूर उसको कवर करा दूंगा चैनल पर, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, तभी अपडेट मिल पाएगी। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं उसे आपको कवर करा दूंगा। अदरवाइज अभी तक की डेट में, आज की डेट बता रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स है, जिसमें मार्च 2023 का ही आंकड़ा है कि विदेशी ऋण कितना है भारत पर। तो 30 जून 2030 को आरबीआई के द्वारा भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति से जुड़ी एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई। कब की गई है? 30 जून को। तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2023 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण 624.7 अरब डॉलर का था। मतलब कितना अधिक आपका ऋण है विदेशी, ये आप देख सकते हैं कि लगभग 624.7 अरब डॉलर, जिसमें कि विदेशी ऋण में अगर हम देखें तो कुल विदेशी ऋण में 5.6 अरब डॉलर की वृद्धि देखने को मिली है, अर्थात 2022-23 के दौरान। तो हम ऋण में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 619 था, लेकिन अब 624 अरब डॉलर हो गया, जो कि 5.6 अरब डॉलर की वृद्धि देखने को मिलती है।
अगर इसके और आगे अगर हम देखें कि ये भारत की जीडीपी का कितना है दोस्तों, तो 2023 के अंत अर्थात मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 18.9% है। ये जो अभी आपने पढ़ा 624.7 अरब डॉलर, ये हमारी जीडीपी का कितना है, लगभग 18.9%। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी वर्तमान में कितनी हो जाएगी अगर हम इस ऋण को हटा देते हैं, तो केवल 82% जो है कि हमारी जीडीपी एक तरीके से बनेगी 100 में से। तो आपका 18.9% आपको माइनस कर देना होगा, जिसमें कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक जो ऋण है वो 496.3 अरब डॉलर है और अल्पकालिक ऋण 128.4 अरब डॉलर हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो देखेंगे कि 79.4% भाग दीर्घकालिक ऋणों का है, जो अभी मैंने आपको बताया 400 कुछ, और जो 128 अरब डॉलर जो है वो लगभग अल्पकालिक ऋण है, जो कि 20% है, लगभग 20.6% है। तो प्रतिशत में भी आपको आंकड़ा याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर प्रतिशत में भी जनरली पूछते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और यहाँ पे आप जरा समझ लीजिए कि AEO T3 का दर्जा किसे दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है किसी भी महारत्न कंपनी का नाम देके, तो भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस कंपनी गेल, जिसे हम कहते हैं गेल इंडिया लिमिटेड, को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर यानी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 का दर्जा दे दिया गया है। तो ये किसे दिया गया, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर, ये आपको गेल को ये दर्जा दिया गया है, क्योंकि इससे क्या प्रतीक समझ में आता है कि निर्यातकों और आयातकों के लिए उच्चतम स्तर की सुविधा का प्रतीक है। यह दर्जा केवल उन्हीं कंपनियों को दिया जाता है जो निर्यातक और आयातक यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को बेहतर सुविधा प्रदान करते हैं अपने आयात और निर्यात से संबंधित सुविधाओं को लेके। तो गेल इस मामले में जो है कि आगे आ गई है। तो अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर जो है कि किस महारत्न कंपनी को दिया गया है, तो गेल को दिया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डिंग जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है, रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो समझते हैं इसको। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2022 में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया। कितने जारी किए गए हैं, तीसरा है इस बार ये जो 2023 में जारी किया गया है, जिसमें आंकड़े आपके 2022 के होंगे, तो ये पूरा का पूरा तीसरा रहेगा इस बार। तो समझते हैं इसमें क्या किया गया है। सूचकांक के लिए सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। जनरली जो है कि नीति आयोग क्या करता है, 3 श्रेणियों में डिवाइड करता है, बड़े राज्य, छोटे राज्य, और तीसरी एक श्रेणी बनाता है पहाड़ी व जो है कि हिमालयी जो क्षेत्र के राज्य होते हैं उनको बनाता है। यहाँ पर इसने 4 सूचकांक बनाए। एक तो तटीय राज्यों की बात हो रही है, जो कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जो हमारी कोस्टल रेंज आती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो इसमें 9 राज्य होंगे। भूमिबद्ध राज्य लैंड लॉक कंट्री, जो कि क्या होंगे, किसी न किसी सीमा से घिरी होंगी, और हिमालयी राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, इन प्रकार के 4 राज्यों की श्रेणी में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे इसके प्रदर्शन के बारे में कि EPI जो आपका 2022 के प्रमुख बिंदु क्या है। राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में EPI 2022 में तमिलनाडु को शीर्ष स्थान मिला है, वहीं महाराष्ट्र को सेकंड और कर्नाटक को थर्ड स्थान मिला है। और EPI 2021 में जो कि गुजरात शीर्ष पर था, जिसे इस बार चौथा स्थान दिया गया। तो EPI 2021 में गुजरात शीर्ष पर था, लेकिन EPI 2022 में तमिलनाडु आपका शीर्ष पर हो गया है। तो ये याद रख लेना आपको, क्योंकि पूछ सकता है सीधे सीधे कि EPI 2022 में यानी निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करता कौन सा राज्य है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे तो ऑटोमोटिव्स, चमड़ा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्रों में लगातार ये अग्रणी रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे पहाड़ी या हिमालयी राज्यों की, तो EPI 2022 में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और हिमाचल प्रदेश ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। अगर हम स्थलबद्ध क्षेत्र की बात करें, लैंडलॉक्ड स्टेट की, तो EPI 2022 में जो स्थलबद्ध क्षेत्र है, जो सभी राज्यों से घिरे हुए हैं, तो उसमें हरियाणा ने शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है, जबकि यूपी ने आपके थर्ड रैंकिंग प्राप्त की है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा फर्स्ट पे है, सेकंड पे तेलंगाना और थर्ड पे आपका उत्तर प्रदेश है। और लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश व छोटे राज्य, जिसमें गोवा ने पहला स्थान प्राप्त किया EPI 2 में। गोवा जो कि केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर आता है। और आगे हम समझते हैं
यहाँ पर कि वैश्विक मंदी के बावजूद 2021-22 में भारत का निर्यात अभूतपूर्व रहा है। यानी कि जहाँ कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल स्तर पे पूरी मंदी पड़ी थी, किसी के यहाँ कोई निर्यात नहीं हो रहा था, कोई आयात नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी भारत का निर्यात अभूतपूर्व रहा, जो कि 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जिसमें अकेले वस्तुओं का जो निर्यात था वो 420 बिलियन डॉलर था, लगभग 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और जो बचा हुआ आपका लगभग 250 बिलियन डॉलर का व्यापार है वो सेवाओं का था। तो आप देखें कि वस्तुओं का व्यापार जो है कि सबसे अधिक हुआ, वस्तुओं का निर्यात ज़्यादा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम जिले की बात करें तो निर्यात के दृष्टिकोण से गुजरात का जामनगर देश जो है शीर्ष जिला बना। अर्थात रिपोर्ट कहती है कि निर्यात के दृष्टिकोण से, जैसे हमने राज्य को आपको बताया, छोटे राज्य, बड़े राज्य, पहाड़ी राज्य, उसी तरीके से जिले की बात करेंगे तो गुजरात का जामनगर शीर्ष जिला बना है। और इसके बाद सूरत, मुंबई, ये प्रमुख नगर आते हैं। लेकिन इसमें आपको याद रखने की चीज़ है कि यूपी का गौतम बुद्ध नगर, नोएडा भी इसमें शामिल है आपके निर्यात के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट में। वहीं जिले स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो देश के 73% जिलों में निर्यात कार्य योजना के साथ 99% से अधिक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आते हैं। यानी सबसे अधिक जो इफेक्टिव योजना रही वो ODOP रही, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे समग्र रैंकिंग के आधार पे, तो तमिलनाडु को पहली रैंकिंग मिली, तटीय क्षेत्र या बड़े राज्यों में कह सकते हो। महाराष्ट्र को दूसरी रैंकिंग मिली है। लैंड लॉक कंट्री स्टेट की बात करेंगे स्थल रुद्ध में, तो हरियाणा को पहली रैंकिंग और दूसरी रैंकिंग तेलंगाना को, और उत्तर प्रदेश को मिलेगी तीसरी रैंकिंग। तो ये याद रखने वाली बात है, यूपी स्पेशल। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो ये हिमालयी क्षेत्रों में पहली रैंकिंग प्राप्त करता है उत्तराखंड। वहीं अगर हम छोटे राज्यों में बात करेंगे तो गोवा को पहली रैंकिंग मिलती है, और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली आपका 18वीं रैंकिंग पे आता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे EPI जो है, EPI 2022 जो निर्यात तैयारी सूचकांक जो बनाया जा रहा है, इसमें 4 स्तंभ होते हैं, जैसे कि नीति संबंध स्तंभ होते हैं, बिजनेस इकोसिस्टम होता है, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र होता है, साथ ही साथ चौथा होता है निर्यात प्रदर्शन। तो इन चारों के आधार पर ही EPI को तैयार किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, किसी एक को अलग रख के दे देगा। तो ये याद रहना चाहिए, 4 ही कैटेगरी होती है इसकी। आपका पहला हो जाएगा नीति स्तंभ, दूसरा बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, और चौथा हो जाएगा निर्यात प्रदर्शन। तो ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को वित्त पोषित करने हेतु इवॉल्व मिशन को लॉन्च किया गया। तो आपसे अगर सीधा पूछ ले कि इवॉल्व मिशन किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को वित्त पोषित यानी कि ऋण देने से संबंधित यह योजना है, जिसके लिए सिडबी बैंक ने जून 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र में MSME सेक्टर को, किसको, MSME सेक्टर को या MSME सेक्टर के जो निवेशक होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और आर्थिक सहायता कोष के साथ मिलकर एक मिशन इवॉल्व चलाया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम, यानी इवॉल्व की घोषणा की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है, सिडबी के द्वारा की गई है। और इसके अंतर्गत किसको बेनिफिट किया जाएगा, तो MSME के जो निवेशक होंगे उनको मुख्य रूप से बेनिफिट दिया जाएगा। और यह मिशन 2030 यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 30 तक भारत के 30% EV प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के लिए सिडबी के उद्देश्य का समर्थन करता है। जो भारत का एक लक्ष्य है कि 2030 तक हम भारत में 30% जो है कि जितने भी व्हीकल चल रहे हैं रोड पे, उसमें 30% आपके किसके हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को हम शामिल कर देंगे। जिसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है सिडबी का, जो MSME सेक्टर में इन्वेस्टर्स को छूट देंगे या ऋण देंगे, जिससे इस मिशन के अंतर्गत 50,000 EV4 ECO नामक एक पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है सिडबी के द्वारा। और मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य है कि 50,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को वित्त पोषित किया जाएगा। जल्द ही रोड पर 5,000 2 पहिया और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को भी उतारना सिडबी का टारगेट है। यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22। अब देखा जाएगा कि नेशनल स्तर पे जो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन है 2021-22 उसकी बात हो रही है। तो मई 2023 में जारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार विनिर्माण कंपनियों में इनोवेशन स्तर के मामले में कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य बना है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं इसमें इनोवेशन के स्तर पे कर्नाटक आपका सबसे इनोवेटिव राज्य बन गया है। और तमिलनाडु किस में था, आपका निर्यात तैयारी सूचकांक में था। और दूसरे नंबर की बात करेंगे तो कर्नाटक के बाद दादरा नागर हवेली, दमन दीव आते हैं।
NMIS इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, इसी को कहा था NMIS, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, और इसी को शॉर्ट में लिखा जा रहा है NMIS। तो चलिए NMIS क्या पढ़ते हैं कि NMIS विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा किया गया एक संयुक्त अध्ययन है। तो ये किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट सर्वे किया गया 2021-22, जिसमें कर्नाटक को पहली रैंकिंग दी गई। तो अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि क्या आ सकता है इससे क्वेश्चन। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, इसमें अगर आप इनोवेशन सर्वे में देखेंगे तो पहली रैंकिंग मिलती है कर्नाटक को, और 14th नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। किसको रैंकिंग मिलती है? 14, उत्तर प्रदेश को मिलती है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार को रैंकिंग दी जाती है 26, बिहार को 26 रैंकिंग दी जाती है। आगे चलते हैं और देखते हैं इससे संबंधित कुछ और जानकारी। तो अब हम देखते हैं टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें आप देखेंगे कि 21 जून 2023 को विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की एक सूची जारी की गई, जो दुनिया की 100 महत्वपूर्ण कंपनियां। इस सूची में भारत की तरफ से NPCI को और मीशी को शामिल किया गया। NPCI क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो सभी के सभी इसी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और फैशन प्रोडक्ट से जुड़ी एक मीशो कंपनी, इन दोनों को भी इस बार शामिल कर लिया गया है। और टाइम की इस सूची को 5 श्रेणियों में लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स में बांटा गया है। तो बात करेंगे कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी या सबसे महत्वपूर्ण सूची में कंपनी कौन है प्रभावशाली, तो किम कर्दसिया के स्किम्स को टाइम के कवर पेज पर स्थान मिला है। और 2 भारतीय कंपनियों में NPCI के लिए टाइम मैगजीन ने कहा है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI लॉन्च किया। साथ ही 2022-23 के सत्र के दौरान इसके द्वारा लगभग 51% ट्रांजैक्शन किया गया। तो आप देख लीजिए कि जितना भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो अब आप लोग देखेंगे कि जितना आप लोग फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, व्हाट्सएप से जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो सभी कुछ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और वो बताते हैं कि 51% लगभग ट्रांजैक्शन किया गया, यानी डिजिटल की ओर हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया। और वहीं टाइम ने भारतीय कंपनी मीशो के बारे में कहा है कि कंपनी विक्रेताओं से कोई कमीशन नहीं लेती। यानी मीशो के द्वारा जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिस भी दुकानदार से खरीदते हैं, तो वो दुकानदार मीशो को कोई भी कमीशन नहीं देता है। जैसे अमेज़ॉन पे जिस भी दुकानदार ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया और उस दुकान से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, डायरेक्ट हम लोग ग्राहक हैं, लेकिन वो दुकानदार अमेज़ॉन को कुछ ना कुछ % में या प्राइस में कमीशन देता है। लेकिन मीशो क्या करता है? अपने शॉपकीपर से कोई भी कमीशन नहीं लेता है। बंगलुरु स्थित मीशो 2022 की शुरुआत में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला एक शॉपिंग ऐप था। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। और अगला हम देखेंगे IMT राजमार्ग परियोजना भाई कब तैयार हो रही है। ये जो IMT है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इसका मतलब ये होता है म्यांमार के रास्ते से भारत व थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्तावित IMT हाईवे प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है, जो कि 2047 तक इसके पूरे होने की संभावना नितिन गडकरी ने जो है कि व्यक्त की है। हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा है कि ये जो IMT है, अर्थात कि म्यांमार, इंडिया और थाईलैंड, इन तीनों के अंतर्गत जो हाईवे बनाया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, वो 2027 तक, कब तक दोस्तों? 2027 तक लगभग पूरी तैयार हो जाएगी। और फिर हम लोग आराम से बाइक उठाएंगे और थाईलैंड घूमने चला करेंगे। ठीक है, फिर फ्लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। लगभग 1400 किलोमीटर लंबा यह सड़क मार्ग मणिपुर के मोरो से शुरू होकर म्यांमार के रास्ते होते हुए थाईलैंड के मेकसॉट तक जोड़ेगा। तो कितना आसान हो जाएगा। 1400 किलोमीटर की दूरी कौन सी गाड़ी तय करेगी? बुलेट जैसी गाड़ी या जिसकी आपकी इंजन की कैपेसिटी अधिक हो, वो अच्छी गाड़ी आपका आराम से 1400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और आप लोग आराम से थाईलैंड वहाँ पहुँच सकते हैं। आगे देखते हैं, जिसका विस्तार आगे आसियान के अन्य देशों लाओस, इंडोनेशिया और वियतनाम तक के जाने की योजना है। आगे देखते हैं, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला यूनिट हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 बातें, एक जगह लिखा है HDFC और दूसरा भी लिखा है HDFC, लेकिन ये HDFC बैंक है। तो इस HDFC का विलय हो गया है HDFC बैंक में। तो क्या बात है? आवास वित्त क्षेत्र की निजी क्षेत्र की कंपनी HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय 1 जुलाई 2023 में HDFC बैंक में हो गया है। तो जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन था HDFC, इसका विलय 1 जुलाई 2023 को HDFC बैंक में हो चुका है। और इन दोनों ही वित्तीय संस्थानों की जो अलग अलग निदेशक मंडलों की जो बैठक थी, वो 30 जून 2023 को संपन्न हुई। और इसके बाद
जो कि ये इनकी अंतिम बैठक थी। इसके बाद एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय कर दिया गया 1 जुलाई 2023 से, जो कि प्रभावी हो गया। तो अब अगर आपसे पूछता है कि एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसका विलय किसमें किया गया है, तो ना एसबीआई में ना पीएनबी में, बल्कि किसमें किया गया है, एचडीएफसी बैंक में किया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और इससे संबंधित अगर हम जानकारी लेते हैं तो अब क्या है, 1 जुलाई 2023 के बाद से ही एचडीएफसी की सभी शाखाओं ने एचडीएफसी बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। और इस विलय के पश्चात बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप की दृष्टि से एचडीएफसी बैंक देश के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पश्चात दूसरी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि टीसीएस होते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम्स कराए जाते हैं दिल्ली के आपके सेक्टर 62 वगैरह में, कई जगह ऑनलाइन एग्जाम जो कराती है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही कराती है, इसको तीसरे स्थान पे पछाड़ दिया। तो मार्केट कैप्चर क्या होता है या कैपिटलाइजेशन, जिस कंपनी के पास मार्केट का सबसे अधिक पैसा होता है। तो वर्तमान में रिलायंस कंपनी के पास सबसे अधिक पैसा है, रिलायंस इंडस्ट्री के पास। दूसरे नंबर पे अब एचडीएफसी बैंक भी इसमें आ गया और तीसरे नंबर पे टीसीएस हो गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यानी अगला टॉपिक है कि 2023-24 के लिए खरीफ उपज के न्यूनतम समर्थन का मूल्य। खरीफ की खेती कब होती है दोस्तों, तो मई जून के महीने में शुरू की जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो इससे क्या समझ में आया कि खरीफ की खेती होती है पानी के मौसम में, अर्थात बरसात के मौसम में। तो ऐसी फसलों में मुख्य रूप से धान आता है जिसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन और भी कई सारी दलहनी फसलें आती है जिसमें मूंग आती है, आपका तिल आता है, सोयाबीन आता है। तो इन सभी फसलों के लिए सरकार बुआई से पहले ही, इनकी बुआई से पहले क्या करती है, इनके लिए एमएसपी तय कर देती है। तो 2023-24 की खरीफ की उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार ने 7 जून 2023 को की थी। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि सभी खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी लागतों की तुलना में लगभग 1.5 गुना या उससे भी अधिक इस वर्ष किए गए। तो ऐसा पहली बार है कि किसी भी खरीफ की फसल में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। अगर वो 100 रुपए की चीज है तो उसे आप कितना खरीद सकते हैं, 150 रुपए में जो है की। आगे देख लेते हैं अगले टॉपिक को। इसी में जो और जानकारी है, तो अगर आप देखेंगे कि इसके लिए तिल, मूंग, मूंगफली, अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अधिक वृद्धि इस वर्ष भी की गई, यानी कि सबसे अधिक वृद्धि इस वर्ष इन्हीं सब फसलों में की गई है। लेकिन हम डिटेल से समझेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि धान की जो सामान्य किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये था, उसे बढ़ाकर 2183 रुपये कर दिया गया प्रति क्विंटल। और इसी मामले में ए ग्रेड जो अच्छी क्वालिटी का धान होता है उसे 2060 रुपये से बढ़ाकर 2203 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और इस वर्ष सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो तिल में हुई है। तिल के मूल्य में हुई है लगभग 805 रुपये, जिसकी कीमत 7830 रुपये से बढ़ाकर 8635 रुपये कर दी गई। तो आप देख लीजिए कि सरकार कितने रुपए में खरीद रही तिल को, 8635 रुपये प्रति क्विंटल। तो कितने रुपए किलो हो गए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब हम यहाँ पे डिटेलिंग से समझ लेते हैं पैराग्राफ को, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो धान है सामान्य किस्म का, उसका 2040 रुपये था, लेकिन अब बढ़ा के 2183 यानी 2183 रुपये कर दिया गया और इसमें लगभग 143 रुपये की वृद्धि हुई। वहीं धान ग्रेड ए की बात करेंगे, 2060 रुपये का था, इसको बढ़ा के 2203 रुपये कर दिया गया, अर्थात इसमें भी 143 रुपये की वृद्धि की गई एमएसपी के तहत। मक्का की बात करेंगे तो 1962 रुपये से बढ़ाकर 2090 किया गया और 128 रुपये। तो सबसे कम जो वृद्धि हुई है, सबसे कम वो आपके मक्के में हुई है। तो बात करेंगे सबसे अधिक किस में हुई है, क्योंकि यह भी पूछा था कि सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई है। तो तिल की कीमत में ज़्यादा वृद्धि हुई है, 7830 रुपये से बढ़ा के 8685 कर दिया गया, अर्थात 805 रुपये मैक्सिमम वृद्धि इसमें हुई है। और 803 रुपये के साथ सेकंड नंबर पे वृद्धि आपको मूंग की दाल में मिलेगी, जो कि 7755 रुपये से बढ़ा के 8558 रुपये का बिकेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक किस खरीफ फसल में इस बार वृद्धि की गई, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए तिल, जिसमें 805 रुपये की वृद्धि हुई। सेकंड नंबर पे वृद्धि किसमें, मूंग में हुई 803 रुपये की। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वृद्धि किस फसल में हुई, तो मक्के में हुई है, जो कि लगभग 128 रुपये की केवल वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से आंकड़े हैं ये। और आगे चलते हैं अब हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अब चलते हैं हम लोग फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची 2023। अभी हम लोगों ने ऊपर 100 प्रभावशाली कंपनियां देखी थी, जिसमें हम लोगों ने देखी थी मीशो और एनपीसीआई भी शामिल थी भारत की तरफ से। वो टाइम पत्रिका के द्वारा जारी की गई थी, लेकिन ये जारी की जाती है फोर्ब्स की पत्रिका के द्वारा, जिसमें
कंपनियों को शामिल किया था ग्लोबल स्तर पे। और भारत की क्या स्थिति, इसके बारे में बात करेंगे तो 13 जून 2023 को द ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, जिसमें कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को शामिल किया गया। और इस प्रकार फोर्ब्स की टोटल 55 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। फोर्ब्स की सूची में इस बार भारत की तरफ से 55 कंपनियां शामिल हुई हैं। और अगर हम रिकॉर्ड स्तर की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इन 2000 कंपनियों में 8 स्थानों का सुधार करते हुए 45वां स्थान प्राप्त किया है, जो भारत में किसी भी कंपनी के लिए सर्वोच्च स्तर पर रहेगी, यानी पहला स्थान हो जाएगा। बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने भी इन 2000 कंपनियों की लिस्ट में 52वां स्थान प्राप्त किया है, 52 स्थान सुधार कर 433वीं रैंक हासिल की है। तो आप देखें कि 45वें स्थान पे कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ बिजली उत्पादन कंपनी 433वीं रैंक पर पहुंच गई है। बात करते हैं कि नंबर 1 पर कौन सी कंपनी है, तो 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, जितनी तो भारत की जीडीपी नहीं है दोस्तों, उतनी खाली एक कंपनी है, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन, ये शीर्ष पर है। और वहीं दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब की जो तेल कंपनी है अरामको, ये दूसरे स्थान पर है। तो सोचिए भारत की सरकार के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाएंगे अपने देश की, जो लगभग 2025-26 तक टारगेट है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी एक कंपनी है जेपी मॉर्गन बैंक के नाम से, उसके पास अकेले 3.7 ट्रिलियन। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि एप्पल के पास 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार था, लेकिन एप्पल कंपनी इस बार पीछे हो गई है। और बात करते हैं कि ग्लोबल 2000 की सूची में अन्य भारतीय कंपनियों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कुछ और भी कंपनियां जिन्हें स्थान प्राप्त हुआ है, जैसे एसबीआई 77 नंबर पर है, एचडीएफसी 127 पर है, आईसीआईसीआई बैंक 163, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी 226, एचडीएफसी 232 और एलआईसी 363, टाटा कंसल्टेंसी 387, और हमने अभी आगे ही पढ़ लिया था कि 45 नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री सबसे नंबर 1 पर है। अब बात करेंगे टीसीएस और रिलायंस 2023 में शीर्ष भारतीय ब्रांड रिपोर्ट के अंतर्गत पाए जा रहे हैं। मतलब एक रिपोर्ट आती है वैश्विक ब्रांड के स्तर पे, तो वैश्विक ब्रांड परामर्शक कंपनी इंटरब्रांड द्वारा 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी की गई है। मतलब 2023 के मई 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी रैंकिंग के अनुसार 50 सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में टीसीएस को शीर्ष स्थान मिला है। तो ये जो 50 जो मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची बनाई जाती है, तो इसमें टीसीएस को नंबर 1 मिला है, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है, 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड वैल्यूज के साथ। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री जो कि 65,320 करोड़ रुपए के साथ सेकंड नंबर पे है, और इन्फोसिस 53,323 करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पे है। तो ये आपकी जब ब्रांड वैल्यूज़ के अंतर्गत अगर आपसे पूछेगा कि भारत की 50 कंपनियों में ब्रांड वैल्यूज़ जो कि मूल्य के स्तर पे नंबर 1 कंपनी कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी टीसीएस हो जाएगी। अगला फिर से यहाँ पे एक और सूची आती है, हुरुन सूची, जो कि निजी क्षेत्र की भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों की एक लिस्ट जारी करता है, हुरुन सूची। तो बरगंडी प्राइवेट के साथ हुरुन इंडिया ने 20 जून 2023 को निजी क्षेत्र की सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनियों की सूची जारी की, और इसके द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को 16.3 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ देश की टॉप 500 कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर माना है। अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री सेकंड स्तर पे थी, पहले नंबर पे आपका टाटा कंसल्टेंसी हो गई, लेकिन अब हुरुन में यहाँ पे फिर अलग हो गई। तो आपको ये याद रखना है कि एग्जामिनर आपसे किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है हुरुन के अकॉर्डिंग, तो हुरुन जो लिस्ट होती है उसमें आपको रिलायंस बताना है, लेकिन अगर ब्रांड वैल्यू की लिस्ट पूछी जा रही है तो उसमें आपको टीसीएस बतानी है। तो ये चीज़ आपको छोटे छोटे स्तर पर याद रखनी होगी, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट होते हैं जो आपको गड़बड़ करा देते हैं। और यहाँ 11.8 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य के साथ टीसीएस की कंपनी दूसरे स्थान पे आ गई। अब इनकी जो ब्रांड वैल्यूज होती है, जो कीमत होती है, इनके भी कई अलग अलग मानक होते हैं, मापदंड होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो प्राइसिंग होती है वो अलग अलग डिफर हो जाती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हुरुन सूची में भारत की 10 मूल्यवान कंपनी, जिसमें हम पहली कंपनी देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, जो 16,37,327 करोड़ रुपए के अंतर्गत है। और बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी जो कि 11,76,000, एचडीएफसी बैंक थर्ड नंबर पे आता है 9,41,000। तो ये हुरुन की लिस्ट में ये टॉप 3 जो कंपनियां हैं, इनके नाम आपको याद रखने होंगे। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की गई है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में
ये जो परियोजना शुरू की गई तो 14 जून 2023 को बांग्लादेश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की गई है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, बांग्लादेश को 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण किया है, जिससे कि एक समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना बनानी है यहाँ पे बांग्लादेश में। ऐसा क्यों हो रहा है? और यह परियोजना बांग्लादेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग जिसमें गाजीपुर एलंगा N4, नटौर नवाबगंज N6, हालांकि नवाबगंज और गाजीपुर जैसे क्षेत्र हमारे यूपी में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दोनों ही केवल और केवल बांग्लादेश के हैं। इसका यूपी या भारत से कोई भी संबंध नहीं है। इस योजना का उद्देश्य है कि इन 2 राजमार्गों पर सड़क यातायात से होने वाली मौतों को 30% से अधिक कम करना है, क्योंकि बांग्लादेश के इन नेशनल हाईवेज पे सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से लोग की मृत्यु हो जाती है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये सोचा कि इस क्षेत्र में अगर हम राजमार्ग को डेवलप करेंगे तो 30% तक जो है कि हम मौत में कमी कर सकेंगे। और इन सुधारों में मुख्य रूप से सड़क चिन्ह, डिवाइडर, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर, इन सभी चीज़ों को बनाया जाएगा। आगे देख लेते हैं अगले पॉइंट पे, देश की नवरत्न कंपनियां। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एक हमारी कंपनी है जिसको हमने बताया था कि लास्ट में जो शामिल हुई थी, जो कि 13वीं कंपनी थी, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। और जो 14वीं कंपनी शामिल हुई है नवरत्न के रूप में, ये आपकी थी ONGC विदेश लिमिटेड। तो इस तरीके से आप देखें कि 14 नवरत्न कंपनियां जिसको पढ़ेंगे, एक तो नाल्को, MTNL, BEL, SCI, HAI, OIL, इनके सामने फुल फॉर्म इसकी लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत की जगह। RINL, NMDC, NLL और NBCCL, EIL, और ये हो जाएगा आपका कॉनकोर हो जाएगा। फिर वहीं RVNL और ONGC विदेश लिमिटेड, जो कि 14वीं महारत्न कंपनी नवरत्न कंपनी के रूप में शामिल हुई है। और 13 स्तर पे 13वीं महारत्न कंपनी जो शामिल हुई है उसका नाम आपको बताना है। अब चलते हैं हम आगे अपने अलग टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है, भारत अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है, और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के द्वारा दी गई है। तो क्या रिपोर्ट थी, क्या थीम थी, भारत की जनसंख्या कितनी हो गई, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNPF की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत अब 2023 में ही विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। और इसने चीन के पश्चात, मतलब भारत पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे अमेरिका की जनसंख्या। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के 3 बड़ी जनसंख्या वाले देश कौन से हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंडिया, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद आप लिखेंगे USA। तो ये 3 देश हैं जो कि सबसे बड़ी जनसंख्या को कवर करते हैं। बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, तो 2023 की जो रिपोर्ट थी, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, स्टेटस ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जो कि 19 अप्रैल 2023 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें कहा गया कि भारत की 2023 की मध्यवर्षीय जनसंख्या, मध्यवर्षीय का मतलब क्या होता है कि अभी 6 महीने या 4 महीने का ये आंकड़ा होगा, पूरे 2023 का आंकड़ा नहीं, क्योंकि अभी आने वाले समय में जब तक 2023 कंप्लीट होगा तब तक भारत की जनसंख्या और भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में इन्होंने बताया कि मध्यवर्षीय जनसंख्या जो है 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि चाइना की 142.57 करोड़ है। तो हमने क्या किया, चाइना को पछाड़ दिया, कितने लाख से, 29 लाख से, क्योंकि 142.86 लाख, ठीक है, या 142.57 लाख। तो ये आप देखेंगे कि 29 लाख का अंतर हो गया, चाइना करीब करीब 29 लाख पीछे हो गया है, अर्थात हम 29 लाख की जनसंख्या से आगे हो गए। और अमेरिका की जनसंख्या इस दौरान लगभग 34 करोड़ आंकी गई है। तो पहले नंबर पे इंडिया, फिर चाइना, फिर USA, इस तरीके से आपको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार यह कहा गया है कि 2050 तक भारत इसी स्पीड से अगर रहा तो 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन की जनसंख्या घट जाएगी और 131.17 करोड़ पे आ जाएगी। तो एक तरफ आप देखेंगे कि चीन की संख्या में घट रहा है, यानी मृत्यु दर बढ़ रही है, लोग मर ज़्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहा है, जबकि भारत में अभी मृत्यु दर कम है, पैदा होने की संख्या जो है, जन्म दर संख्या बढ़ रही है। 2050 के बाद धीरे धीरे भारत की भी मृत्यु दर बढ़ने लगेगी और जन्म दर कम होगी, क्योंकि यही जनसंख्या का एक सिद्धांत होता है इकोनॉमिक्स में, जिसके आधार पे जनसंख्या एक निश्चित समय पे घटती है फिर बढ़ती है। तो बात करेंगे अब हम इसकी वैश्विक जनसंख्या के 2022 में 8 अरब होने के पश्चात 2050 में 9.7 अरब और 2100 में 10.4 अरब होने का अनुमान।
तो आगे देखते हैं इसी के साथ। अब आप देख पा रहे होंगे रिपोर्ट में, और यहाँ पे यह भी कहा गया कि विश्व के स्तर पे जो औसत जीवन प्रत्याशा है, जो कि 2019 में 72.8 वर्ष थी, जो 1990 की तुलना में 9 वर्ष अधिक थी। यानी औसतन दुनिया में लोग कितना जीवित रहते हैं, 72 साल लगभग जीवित रहते हैं। और 2050 में औसत जीवन प्रत्याशा 77.2 वर्ष होने का पूर्वानुमान रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। अर्थात धीरे धीरे 2050 तक हम टेक्नोलॉजी के बल पे या हेल्थ के बल पर क्या करेंगे, इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं और 77.2 वर्ष तक पहुंच जाएंगे। तो तब लगभग लोग कितना जीवित रहेंगे, 77.2। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो अब हमारा अगला टॉपिक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक की वर्ष 2023 की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 23 अप्रैल 2023 को जारी की गई। लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी सामान को सुविधा प्रदान करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने ले आने में जो यातायात की सुविधा होती है, परिवहन की सुविधा होती है, लागत बेस्ड होती है, इन्हीं सभी चीज़ों को लॉजिस्टिक कहते हैं। और जिस देश में यह सुविधा बेहतर होती है उसी को हम कहते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये कौन जारी करता है, ये ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत उसमें नंबर 1 पे आता है, वो है रेमिटेंस की रिपोर्ट। रेमिटेंस का मतलब होता है धन प्रेषण का सिद्धांत, जिसमें किस देश को सबसे अधिक धन प्रेषित किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, इस सूचकांक में 4.3 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान मिला है सिंगापुर को, 4.2 स्कोर के साथ दूसरा स्थान मिला है फिनलैंड को। अब बात आती है कि शीर्ष स्थान पता चल गया, सेकंड स्थान पता चल गया, लेकिन इंडिया की रैंकिंग कहां पर है। इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो भारत की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉजिस्टिक वाले देशों में, तो सिंगापुर पहले नंबर पे, फिनलैंड दूसरे नंबर पे है। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 38वीं रैंकिंग मिली है। विश्व बैंक की वर्ष 2023 की नवीनतम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट LPI में 139 देशों में 38वां स्थान भारत को मिला है, और 4 अन्य देशों के साथ भारत को संयुक्त रूप से यह स्थान प्राप्त हुआ है। तो 4 अन्य देश भी है। लॉजिस्टिक के मामले में बेहतर प्रदर्शन के लिए मोदी सरकार ने 2021 में प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत 7 इंजन आते हैं इसमें, जैसे रेलवे, जलयान, पत्तन, पोर्ट। तो ये सारी चीज़ें 7 प्रकार के इसमें वाहक होते हैं, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक में सुधार होता है। वहीं 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की भी घोषणा की गई, जिसमें लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावनाओं को मजबूत किया जा रहा है, उसकी दक्षता को, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है। तो ये हो गया। और वहीं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के मामले में भारत के बेहतर प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आधुनिकीकरण व डिजिटलीकरण के कारण भारत का प्रदर्शन बेहतर है, क्योंकि भारत लगातार इन चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। और अफगानिस्तान और लीबिया 139 में सबसे अंतिम पायदान पर 138वें स्थान पर संयुक्त रूप से, और 1.91 इनको स्कोर केवल दिया गया है। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक आपका यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिस्पर्धा विधेयक 2023 संसद में पारित हो गया। कॉम्पिटिटिव एक्ट जो है यानी बिल जो है पारित हो गया है। राज्यसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, ध्यान दीजिएगा संशोधन क्या है, यानी कि पहले से ये विधेयक मौजूद है, 3 अप्रैल 2023 को इसकी मंजूरी दे दी गई है। बात करें किसमें संशोधन करेगा, तो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को संशोधित करना, जो कि प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिकृत करता है, अर्थात कि CCI को अधिकृत करता है। तो 2002 के अधिनियम में यह संशोधन किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु है उसके जो आपको पता होना चाहिए, मेंस की आंसर राइटिंग को भी ध्यान में रखते हुए। प्रस्तावित परिवर्तन में जो इस बार नया जो संशोधन अधिनियम आया है उसमें कहा जा रहा है कि संयोजनों के मूल्यांकन की समय सीमा को कम करना, प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते के दायरे को व्यापक बनाना और दंड में बदलाव करना शामिल है। नए बिल के तहत भारत में संचालित किसी भी कंपनी के जो कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक की है, अगर उसका अधिग्रहण या विलय हो रहा है तो इससे जुड़े सभी सौदे या मूल्य की जानकारी CCI की जरूर होनी चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि कोई भी कंपनी जो कि क्या कर रही है, ध्यान देना, कोई भी कंपनी जो कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक के अधिग्रहण या विलय से जुड़े सभी सौदे मूल्य के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी आवश्यक है। तो अब अगर आप 2000 करोड़ रुपए से अधिक की किसी भी कंपनी को अधिग्रहण कर रहे हो या किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी और उसकी मंजूरी CCI से लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ संयोजनों के मूल्यों के लिए समग्र समय दिन जो घटा दिया गया 210 से घटाकर 150 दिन कर दिया गया है, यानी 150 दिन के अंदर ही ये पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए।
और आगे देखते हैं क्या बात है इसमें। तो नए संशोधनों के अनुसार सीसीआई के कामकाज में अधिक ऑपरेशनल और प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए आयोग स्वयं से महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति भी कर सकेगा। अब आगे देखते हैं केरल से संबंधित एक न्यूज़ आ रही है ठीक है, ये टॉपिक क्या है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को पहला फर्नारियम मिला है। क्या मिला भाई, केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि नीलगिरी तहर का एक घर भी है, को पहला फर्नारियम हाल ही में मिला, जो कि हिल स्टेशन में आसानी से अपनी तरह का पहला है। और फर्नारियम फर्न का एक संग्रह है जिसे पार्क के अंदर लगाया गया। फर्न एक पौधा होता है। फर्न की 52 किस्में पहले ही उगाई जा चुकी है, लेकिन वर्तमान में 104 सभी प्रकार की किस्मों को कवर किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। फर्न की बात करें तो ये स्वस्थ वनों के पारिस्थितिक संकेतों के बारे में बताता है। वे पौधों के एपिफाइटिक परिवार का हिस्सा हैं जो अन्य पौधों पर उगते हैं। किसी जंगल में फर्न की उपस्थिति जितनी अधिक होगी, उससे ये पता चलता है कि ये फर्न अर्थात कि ये जो जंगल है वो उतना ही स्वस्थ है, उतना ही दक्ष है, क्योंकि फर्न हमेशा अच्छे जंगल में उगते हैं, यानी जो स्वस्थ होते हैं और दक्ष होते हैं। वे पेड़ों से लीचिंग के जरिए पोषक तत्व और पानी प्राप्त करते हैं। पार्क के अंदर पेड़ों पर सबसे बड़ी संख्या में फर्न पाए जा सकते हैं, जो एक स्वस्थ जंगल का संकेत माना जाता है। तो फर्न जहां रहेंगे वहां पे स्वस्थ जंगल उसे माना जाएगा। भारत के केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे जाना जाता है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है, केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। अब बात करेंगे यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे विदेश व्यापार नीति की बात करेंगे जो कि 2023-24। तो इस विदेश व्यापार नीति जो कि 2023-24 में भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 को अपनी नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी की घोषणा की है, जिसने 1 अप्रैल 2023 से 2015 में शुरू की गई पिछली नीति की जगह ले ली। यानी इससे पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही थी 2015 की, अब उसकी जगह 2023 में एक नई पॉलिसी लॉन्च की गई। तो क्या है इस पॉलिसी के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर हम इसके बारे में समझेंगे तो क्या नई बातें निकल कर आएंगी। पहली बात निकल कर आती है कि इस नीति के तहत सरकार को विदेशी व्यापार का समर्थन करने और भुगतान के अनुकूल संतुलन को बनाए रखने के लिए विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत व्यापार नीतियों को बनाने, लागू करने और निगरानी करने की आवश्यकता है। यानी इस नीति के तहत ये बताएगा कि विदेशी व्यापार का अगर हमें समर्थन करना और उसमें संतुलन बनाए रखना है तो 1992 के अधिनियम के तहत इन नीतियों को बनाना, इन्हें लागू करना और इन्हें रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और नई विदेश व्यापार नीति में 2030 तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो अभी 2 ट्रिलियन तक नहीं है, उसे 2030 तक पहुंचाना है। और इसके लिए निर्यात प्रक्रिया को हमें सरल बनाना होगा, लेन देन की लागत को कम करना होगा, व्यापार संचालन को आसान बनाने के लिए ई पहल को शुरू करना है। ठीक है, व्यापार संचालन को आसान बनाने के लिए ई पहल भी शुरू करनी है। वहीं साथ ही साथ बात करेंगे कि नई विदेश व्यापार नीति 4 प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई है। तो वो कौन कौन से स्तंभ हैं जिन पे विदेश व्यापार नीति टिकी हुई है। पहला है, इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन आधारित प्रणाली को छूट और पात्रता आधारित व्यवस्थाओं में बदलना होगा। पहली ये जो स्तंभ है, इसका पिलर है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन आधारित जो प्रणाली है उस छूट से संबंधित चेंज करना होगा। दूसरा है, इसका जो उद्देश्य है, निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा कि राज्य, जिले और जो एक्सपोर्टर हैं इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं कॉपरेशन बढ़े। तीसरा, इसका उद्देश्य लेन देन की लागत को कम करना है। इसका उद्देश्य लेन देन की लागत को कम करना, व्यापार संचालन में सरलता लाना और इसके लिए ई पहल को शुरू किया जाएगा। और जो चौथा है, इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त निर्यात हब विकसित करना। और इसी सेंस में आपके 4 जिलों को जो है कि निर्यात हब के रूप में, एक्सीलेंस के रूप में से डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आपके यूपी के 3 जिले शामिल होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, मौजूदा 39 शहरों के अलावा फरीदाबाद जो कि गुड़गांव के पास है हरियाणा में, परिधान के लिए, मिर्ज़ापुर की बात करेंगे अपने यूपी, कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर, हाथों से बने कारपेट, मुरादाबाद की बात करेंगे, आजम खां मुरादाबाद कारपेट के लिए, और वाराणसी जहां से हमारे नरेंद्र मोदी जी संसदीय क्षेत्र है ये उनका, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। इन 4 नए शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया है। तो कहने का मतलब हो गया कि 39 शहरों के अलावा इन 4 शहरों को भी क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया जाएगा, जहां से निर्यात उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। तो यहाँ से भी निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, इन शहरों से भी, ताकि हम $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो लक्ष्य है 2030 तक उसे प्राप्त कर सके। बात करेंगे, इससे भारत को 2030 से पहले ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में एक सक्षम व कुशल जनशक्ति का बड़ा पुल बनाने में मदद मिलेगी। तो 5 ट्रिलियन की तो पूरी इकोनॉमी बनानी है हमारी इंडियन इकोनॉमी को, लेकिन 2030 तक हमें $2 ट्रिलियन
पूरा का पूरा निर्यात करने का लक्ष्य जो टारगेट किया गया उसे कंप्लीट करना है। अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। अगला जो हमारा टॉपिक है, 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिल चुकी है। तो इसकी बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 17 मार्च 2023 को देश के 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की घोषणा कर दी है। और ये किन राज्यों में है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 7 प्रमुख जो राज्य हैं, नीचे से हम चलेंगे कोस्टल रीजन से, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, जो कि वस्त्र के क्षेत्र में अति आधुनिक अवसंरचना प्रदान करेंगे, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो ये 7 राज्य कौन से? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यूपी आरओ वाले ध्यान दीजिएगा कि यूपी को भी मेगा जो पार्क थे, ये 7 मित्र पार्क थे, मेगा मित्र, तो इसमें शामिल कर लिया गया है। और यूपी में कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा इसको? तो लखनऊ और संडीला, जो कि हरदोई का एक क्षेत्र है, संडीला और लखनऊ, इनकी सीमा पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मध्य प्रदेश के धार में, महाराष्ट्र के अमरावती में, तेलंगाना के वारंगल में, तमिलनाडु के विरुधुनगर में और कर्नाटक के कलबुर्गी और गुजरात के नवसारी, इन जिलों में इसको स्थापित किया जाएगा। और इनकी स्थापना का कार्य 2027-28 तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था 5F, इसको जो है कि संचालित किया जाएगा। 5F का मतलब है फार्म से लेकर फाइबर, अर्थात कि फार्म मतलब खेतों किसानों से लेकर फाइबर इकट्ठा किया जाएगा, फाइबर को फैक्ट्री पहुंचाया जाएगा, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन भेजा जाएगा। हम एक्सपोर्ट करेंगे, सबसे अधिक इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब निर्यात करेंगे। तो फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। तो ये 5F का कॉन्सेप्ट है और इसके अनुरूप ही हम वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। इसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना हो सकती है और 20 लाख नए रोजगार सृजन की परिकल्पना भी यहाँ पर है। और इसमें होगा क्या? मुख्य रूप से एक ही स्थान पे इनकी कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर मिलेगा यहाँ पर। तो अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया यहाँ पे, स्वर्ण आभूषणों एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का HUID अनिवार्य है, जो कि अभी इससे पहले कितने अंकों का मिलता था? हॉलमार्क 4 अंकों का दिया जाता था, अब कितने अंकों का दिया जाएगा? 6 अंकों का। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अब ऐसे सभी उत्पादों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा स्वर्ण आभूषणों एवं शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका आदेश 3 मार्च 2023 को जारी किया गया और 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है। तो इस समय आप जो भी गोल्ड या ज्वेलरी लेने जाते हैं तो आप देखेंगे उसमें कि 6 अंकों का हॉलमार्क होना चाहिए, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा BIS द्वारा HUID जारी किया जाता है और आभूषणों की गुणवत्ता का परीक्षण करना होता है इसका उद्देश्य। और इसकी शुरुआत 2000 से ही की गई थी। 1 अप्रैल 2023 से पहले 4 डिजिट वाले पुराने हॉलमार्क के आभूषणों की बिक्री की अनुमति थी, लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से आप जो भी आभूषण खरीदेंगे उसमें 4 डिजिट नहीं बल्कि 6 डिजिट का हॉलमार्क होना चाहिए। तो आप भी अपनी जागरूकता बढ़ाइए और जो भी दुकान से आप लेते हैं, जो भी ज्वेलरी की दुकान से, वहाँ पर आप देखिए कि 6 अंकों का हॉलमार्क होना चाहिए। अब बात करेंगे मध्य रेलवे के समूचे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कि मध्य रेलवे जो हमारी है उसका पूरी तरीके से विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो मध्य रेलवे ने समूचे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मध्य रेलवे की टीम को बधाई दी गई है ट्वीट करके। 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, लगभग जो 3825 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो मध्य रेलवे में 3825 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसमें पूरा का पूरा 100% विद्युतीकरण कर लिया गया है। और मध्य रेलवे अब सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर पूरी तरह से विद्युतीकृत है और जिससे हर साल 5.204 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकेगा। वार्षिक स्तर पर 1670 करोड़ रुपए की बचत भी होगी और बिजली से ट्रेन चलने के कारण कार्बन फुटप्रिंट व पर्यावरण प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 का विमोचन कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने 15 मार्च 2023 को विभाग के वार्षिक प्रकाशन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 का अनावरण किया है। तो देख लेते हैं इसमें पशुओं से संबंधित क्या जनगणना है। यह प्रकाशन पशुधन आबादी, पशुधन उत्पादन, पशु रोगों, बुनियादी ढांचे आदि जैसे अन्य जानकारी पर महत्वपूर्ण पशुधन आंकड़ों के संदर्भ में रिपोर्ट देगा, या यूँ कह सकते हैं एक लाइन में कि पशुपालन क्षेत्र का एक सिंहावलोकन देता है, अर्थात ओवरव्यू देता है, रिव्यू देता है। तो क्या क्या रेफरेंस इसमें देखेंगे।
उत्पादन अनुमानों के अलावा इसमें नवीनतम 20वीं पशुधन गणना को भी शामिल किया गया। पशुधन आबादी, पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात और निर्यात डेटा, पशुधन रोग की घटनाओं, बुनियादी ढांचे, पशुधन क्षेत्र के आर्थिक योगदान जैसी जानकारियों के डेटा भी इसमें शामिल किए गए। अगर हम पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट पर गौर करें तो कुल दूध का उत्पादन अब भारत में 2021-22 के दौरान 221.06 मिलियन टन हुआ है। तो दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, जो कि 21-22 में दूध के उत्पादन में 5.29 की प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देखी गई है 2020-21 के रेफरेंस में। 2020 में जितना भी होता था उससे 5.29% अधिक इस बार प्रोडक्शन हुआ है दूध का। तो इसका मतलब है कि दुधारू पशुओं की संख्या भी बढ़ी है। वहीं शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्यों की बात करेंगे तो पहले हमारा उत्तर प्रदेश हुआ करता था नंबर 1 पे, लेकिन अब दूध उत्पादक में राजस्थान पहले नंबर पे 15.05% के साथ, उत्तर प्रदेश आपका सेकंड नंबर पे हो गया 14.93%, मध्य प्रदेश आपका तीसरे नंबर पे 8.06%, गुजरात आपका फोर्थ नंबर पे 7.56 और कर्नाटक आपका फिफ्थ नंबर पे 6.38। तो पहले नंबर पे दूध उत्पादक कौन सा राज्य हो गया? राजस्थान हो गया। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो ऐसे प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं आपसे, तो ध्यान देना। और मांस उत्पादक में अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल और नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 5 पे तेलंगाना। तो आप देखेंगे कि मिल्क में, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, या मांस में, इन दोनों में ही दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आ चुका है। बात करेंगे ऊन उत्पादकों की, यानी कि ऊन के जो रेशे होते हैं इसका उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। मिल्क भी यहीं पे था। जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे महाराष्ट्र और पांचवे पे हिमाचल। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे राजस्थान कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो आपको मिला मिल्क में और दूसरा मिलेगा ऊन में। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन हो गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम प्रतिदिन अधिक हो गई है, क्योंकि इससे पहले आप 444 में से 17 घटा लेंगे तो उतना ही प्रतिदिन एक व्यक्ति को मिलता था। लेकिन अब इसकी उपलब्धता बढ़ गई है, क्योंकि हमारे टोटल प्रोडक्शन में ही जो है कि 5.09% की वृद्धि भी देखने को मिली है। कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो 2020-21 में कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पे पशुधन का जो हिस्सा था कुल जीवीए में था 30.13% और 4.9% इसका टोटल था पशुधन का हिस्सा और कुल जीवीए। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगला एक हमारा टॉपिक है, इरेडा को आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिल चुका है। आरबीआई के द्वारा 13 मार्च 2023 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREAD को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। अब ये क्या करेगी? अब ये फाइनेंस भी कर सकेगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिलने के बाद इरेडा अक्षय ऊर्जा फंडिंग में अधिक जोखिम लेने में सक्षम होगी। साथ ही साथ IFC दर्जे के साथ इरेडा सरकार के प्रति 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की 500 गीगावाट स्थापित क्षमता के भारत के लक्ष्य में योगदान देता रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अगले टॉपिक पे, तो APA पर हस्ताक्षर करने वाला गेल पहला PSU बन गया है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसे हम कहते हैं। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते APA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला PSU बन चुका है। बात करेंगे इसका होता क्या है, तो अग्रिम मूल्य निर्धारण की अगर हम बात करेंगे, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता APA प्रोग्राम कनाडा, अमेरिका, जापान और UK जैसे कई देशों में चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि करदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के हस्तांतरण मूल्य के संबंध में निश्चितता प्रदान करना होता है। और अब आपका यहाँ पे लास्ट टॉपिक आ रहा है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24, जिसको ऑलरेडी मैंने जो है कि जब ये मैगजीन आई थी आपकी अप्रैल में, जो कि यूपी PCS 2023 के लिए थी, तो उसी क्लास में मैंने केंद्रीय बजट को पूरा पढ़ा दिया है और उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहां से आप केंद्रीय बजट को देख सकते हैं। क्योंकि बजट फरवरी में आता है, 1 फरवरी 2023 को आया था, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम पब्लिकेशन है, सेम कंटेंट को रखा गया है। तो दोबारा रिपीट करने से बेहतर है कि आप उस क्लास को देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, अगर आप देखेंगे कि इसके लिए वीडियो लिंक दे दिया गया है, जहाँ से बजट आप तैयार कर लेंगे। सेम कंटेंट है दोस्तों, बजट को कि आपका चेंज नहीं होता है, इसीलिए आप वहां से इसे देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूपी RO के लिए स्पेशल रहेगा। तो मैं अभी बता देता हूं आपको वो टॉपिक क्या रहेगा।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष जो है कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा और इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास के बाद मैं 69वीं बीपीएससी के लिए जो इसमें बिहार स्पेशल कंटेंट दिया गया है उस पर डिस्कस करूंगा। तो 69वीं बीपीएससी वाले और आरओ वाले बिल्कुल भी अगली क्लास को मिस ना करें, लेकिन उससे पहले आपको ये वाली क्लास आज की देख लेनी होगी और पहली दूसरी क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट में उसको भी पोस्ट कर दिया गया है, तो वहाँ से आप जरूर देख लीजिए ताकि आपका एक जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है 6 मंथ तक का पूरा कवर हो जाए ताकि आपके क्वेश्चन सही जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।